In this class we will going to understand the concepts of twill weave, then we will understand the concepts of plane weave. I think हम दोनों ही वीव्स को एक ही वीडियो में कवर अप करने वाले हैं. तो जैसे कि कल या फिर कुछ दिनों कल ही की बात है, तो कुछ क्लासेस हुई थी बट स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो मैं रिकॉर्ड करके इसमें वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ. ठीक है, तो ट्विल वीव के बारे में हम समझने जा रहे हैं. हम ट्विल वीव को क्या करेंगे, जैसा सब हम जानते हैं कि जो ट्विल वीव होती है वो डायगोनल लाइंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. लाइक जो ट्विल वीव के अंदर आपको कभी भी ये पता करना हो कि मतलब कोई भी कपड़ा आपका ट्विल वीव है या नहीं है, तो आप डायगोनल लाइंस के थ्रू पकड़ सकते हो कि वो हमारा ट्विल वीव है. ठीक है, वो कोई से भी डायरेक्शन में हो सकती है, या तो अभी तो ये वैसे इस डायरेक्शन में, बट ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, और ये ऐसे भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है. ठीक है, तो वो ट्विल वीव हम उसे कह सकते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले आपको जो चीज़ समझनी है वो समझनी है ट्विल वीव की डेफिनेशन क्या है. तो डेफिनेशन क्या है, द डिज़ाइन इन विच ऑर्डर ऑफ इंटरलेसिंग इज सेम फॉर एवरी थ्रेड इन द रिपीट एंड द डायगोनल लाइन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग और एडवांसिंग द ऑर्डर इन स्टेप ऑफ वन इन ईदर डायरेक्शन. इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, आप डेफिनेशन खुद भी वहाँ पे फॉर्म कर पाओ. ये मैंने सपोज करो 1 2 3 क्रॉस 3 के मैंने यहाँ पे बनाया. ठीक है, अब ट्विल वीव को हम कैसे पढ़ते हैं, वो हम ऐसे फिलअप कर रहे हैं, राइट, ऐसे फिलअप करते हैं. ठीक है, अब इसमें अब पहला हम क्या डायगोनल पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर एक डायगोनल और बनाते हैं, फिर लास्ट में एलिमेंट को यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं. ये इसका तरीका है. तो अब इसमें मुझे क्या मैं मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ मैम, वो ये है कि वो कह रहा है कि इसमें हर धागे का जो इंटरलेसमेंट ऑर्डर है वो सेम है. कैसा सेम है वो हम देखना. ये अगर आप कोई मुझसे पूछेगा तो ये क्या है, 2 अप 1 डाउन है. इसको मैं 2 1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर 2 अप 1 डाउन भी लिख सकता हूँ. ठीक है, तो हर धागे में 2 अप 1 डाउन रहेगा, मतलब हर धागे में 2 अप 1 डाउन है. ठीक है, इसमें लिखा था डिज़ाइन इन विच द ऑर्डर ऑफ इंटरलेसिंग इज सेम फॉर एवरी थ्रेड. हर एक थ्रेड के लिए ऑर्डर ऑफ इंटरलेसमेंट सेम है. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 2 अप 1 डाउन, फिर इधर 1 डाउन 2 अप, फिर 1 अप 1 डाउन एंड 1 अप. इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ कह सकते हो आप कि अप जो है वो सब में सेम है और नंबर ऑफ डाउन सब में हर थ्रेड में सेम है. तो इसका मतलब इंटरलेसमेंट ऑर्डर इनमें हर थ्रेड्स में इनका सेम इंटरलेसमेंट ऑर्डर रहता है. दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि हम इसमें हर एक धागे को जब हम बना रहे हैं, मतलब हर एक इंटरलेसमेंट ऑर्डर जब हम इसमें फिल कर रहे हैं, तो उसमें एडवांसिंग वन स्टेप, एडवांसिंग हर एक स्टेप को एक से एडवांस कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं वो देखना, एक बार दिखाता हूँ. ये देखो, पहले मैंने यहाँ बनाया. ठीक है, अब इसमें एडवांसिंग वन स्टेप यानी एक ब्लॉक को छोड़ के ऊपर वाले ब्लॉक में बनाया, ये बना दिया. फिर एडवांसिंग वन स्टेप इन ईदर डायरेक्शन, फिर एक स्टेप का एडवांसमेंट किया, फिर यहाँ बना दिया. अब मैंने नेक्स्ट कहाँ बनाऊँगा, मैंने यहाँ बनाया, राइट. अब मैं कलर एक बार चेंज करता हूँ. फिर एक स्टेप का एडवांसमेंट लिया और यहाँ बना दिया. ठीक है, अब मैं यहाँ एडवांसमेंट कहाँ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, तो इसलिए लास्ट में फिलअप करूँगा. तो इसका मतलब क्या है कि टू मेक डायगोनल लाइन्स आर प्रोड्यूस बाय मूविंग और एडवांसिंग द ऑर्डर इन अ स्टेप ऑफ 1 इन ईदर डायरेक्शन. यानी किसी भी डायरेक्शन में हम या तो इसको लेफ़्ट टू राइट भी जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है. ठीक है, तो हम एक एक स्टेप का एडवांसमेंट कर रहे हैं. ये बात तो क्लियर हो गया आई थिंक. ठीक है, अगर अब ये बोल रहे हैं कि इन ईदर डायरेक्शन, तो वापस एक बार मैं समझा देता हूँ. 1 2 1 2. ठीक है, तो अब देखो, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, एडवांसिंग 1 यहाँ पे पहुँचा, देन एडवांसिंग 1 स्टेप यहाँ पहुँचा, अगेन यहाँ से स्टार्ट किया तो एडवांसिंग 1 स्टेप यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ स्पेस ही नहीं है तो यहाँ पहुँच गया. तो इट मीन्स दैट इसकी जो डायगोनल लाइंस होंगी वो हमको कैसा पैटर्न देगी, ऐसा 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 ऐसा. ठीक है, और इसकी इस वाले की जो होगी वो कैसा पैटर्न देगी हमको, ऐसा ऐसा और ऐसा. तो यानी ये वाली तो ऐसी है और ये वाली ऐसी है. ठीक है, तो ऐसे हम चल सकते हैं आगे. तो ये डेफिनेशन अब आप रीड करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, और यही डेफिनेशन लिख के आनी है एग्जाम में. ठीक है, बाय मूविंग और एडवांसिंग द ऑर्डर इन स्टेप ऑफ 1 इन ईदर डायरेक्शन.
ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। सेकंड बोला डायगोनल लाइंस और 12 लाइंस आर फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द क्लोथ ईदर टू द राइट और टू द लेफ्ट। या तो वो देखो राइट टू लेफ्ट भी जा सकती है, लेफ्ट टू राइट भी जा सकती है, और वो दोनों तरफ होती हैं, यानी कि जो हमारा फ्रंट फेस है वहाँ पे भी और बैक फेस होगा वहाँ पे भी डायगोनल लाइंस प्रोड्यूस हो रहती हैं। थर्ड है वार्प एंड वेफ्ट फ्लोट्स ऑन वन साइड ऑफ द क्लोथ रेस्पेक्टिवली कोइंसाइड विद द वेफ्ट एंड द वार्प फ्लोट्स ऑन द अदर साइड। इसका मतलब देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ। कोइंसाइड का मतलब क्या हो गया, देखो ये थर्ड पॉइंट भी टिपिकल है बट इम्पॉर्टेंट है। अब उसके लिए हमको एक नए टर्म्स के लिए टर्म्स पढ़नी पड़ेंगे, फ्लोट्स, ठीक है। फ्लोट्स क्या चीज़ होती है, अब देखो समझो। फ्लोट्स के लिए हम कैसे पता कर पाएंगे, सपोज़ करना कि ये मेरी वाप के धागे हैं, सपोज़, ठीक है, ये मेरे वाप का धागा है, ठीक है। अब इसमें ये मेरे वेफ्ट का धागा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पे भी वाप के धागे बता देता हूँ, ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा वेफ्ट का धागा है, देखना वेफ्ट का धागा वार्प के धागे के ऊपर है, कितनी बार, पहली बार यहाँ पे, फिर 3 बार नीचे है, फिर दूसरी बार यहाँ पे ऊपर है, फिर नीचे है। तो इट मीन्स 1 2 3 टाइम्स जो मेरा वार्प है वो फ्लोट कर रहा है वेफ्ट के ऊपर। तो ये कौन सा हो गया मेरा वार्प फ्लोट। तो वार्प फ्लोट कितने यहाँ पे 3, मैक्सिमम 3 ऐसे हैं कि लगातार वार्प फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, वार्प जो है वो तैर रहा है, किसके ऊपर तैर रहा है, वेफ्ट के धागे के ऊपर तैर रहा है। अब मैं इसको अगर इसका मतलब कोई दूसरा एग्जाम्पल लूँ तो सपोज़ करो ये मेरे वार्प है, ठीक है, ये देखो ये बनाया मैंने। इट मीन्स क्या कहूँगा मैं यहाँ पे कि मेरा जो वेफ्ट का धागा है वो फ्लोट कर रहा है किसके ऊपर, वार्प के ऊपर, कितनी बार, 3 बार। तो ये कौन सा हो गया, वेफ्ट फ्लोट हो गया। ये क्लियर हुई बात यहाँ तक, वार्प फ्लोट और वेफ्ट फ्लोट समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा नीचे जाके, कहाँ पे, यहाँ नहीं, यहाँ पे देखो हम फ्लोट्स पे आ ही गए हैं, तो हम यहाँ पे हम फ्लोट्स की यहीं पे सीधी बात करते हैं। देखो अब जब क्लासिफिकेशन ऑफ 12 पढ़ोगे तो उसमें आप पाएगा कि द 12 कैन बी क्लासिफाइड ऑन 3 बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ फ्लोट्स ऑन द सरफेस। प्रीडोमिनेंस मतलब, डोमिनेंस मतलब तो सबको पता है कि डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि कौन सा फ्लोट ज़्यादा है। अब जैसे यहाँ देखो, आप मुझे कह के बता सकते हो, देख के बता सकते हो कि यहाँ पे वार्प फ्लोट ज़्यादा है कंपेरेटिव टू वेफ्ट के। देखो कहाँ कहाँ ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इट मीन्स इसमें वार्प फ्लोट ज़्यादा है। तो ये वाला जो फेस है क्लोथ का, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वार्प फेस्ड 12, क्योंकि नंबर ऑफ वार्प यान्स, इसमें वार्प यान्स तो बराबर ही हैं बट फ्लोट्स, वार्प फ्लोट ज़्यादा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखूँ तो यहाँ देखो 1 2 3, तो 3 यहाँ पे वार्प है, बट यहाँ देखो वेफ्ट फ्लोट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स जो 6 मेरे पास यहाँ पे वेफ्ट अप हैं और 3 वार्प अप हैं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वेफ्ट फेस 12, क्योंकि इसमें वेफ्ट अप ज़्यादा है कंपेरेटिव टू वार्प अप के, ठीक है। फिर एक और आती है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड 12, कहीं कहीं उसे डबल फेस 12 भी बोल रहे हैं, बट मैं इसको बैलेंस्ड 12 बोलना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे क्या है, वेफ्ट फ्लोट्स हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ही क्या है, वार्प फ्लोट है। तो जहाँ पे भी नंबर ऑफ वेफ्ट फ्लोट्स, नंबर ऑफ वेफ्ट फ्लोट आपके इक्वल हो जाएं किसके, वार्प फ्लोट के, तो वो कौन सी 12 हो जाएगी, बैलेंस 12 हो जाएगी। आई थिंक ये क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे मैं ये हमारे कौन सी होगी, बैलेंस 12 है, ठीक है। अब मैं वापस इस चीज़ पे नहीं आऊँगा क्योंकि यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। फिर ऊपर चलते हैं। तो ये पॉइंट आपको थर्ड वाला समझ में आ गया कि वार्प एंड वेफ्ट फ्लोट समझ में आया अभी, ऑन वन साइड ऑफ द क्लोथ रेस्पेक्टिवली कोइंसाइड विद द वेफ्ट एंड द वार्प फ्लोट्स ऑन द अदर साइड। अब इसका मतलब समझते हैं जो यहाँ पे जो बोल रहा है। अब मैंने आपको बताया था, सपोज़ हम फिर से उसी एग्जाम्पल पे जा रहे हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3, राइट।
अब यहाँ पे मान लो 3 अप 3 डाउन वाला 12 बना के देखते हैं। अब यहाँ पे आप गिनोगे नंबर ऑफ वेफ्ट, तो फ्लोट्स कितने होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर आप वार्प गिनोगे नंबर ऑफ वार्प फ्लोट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 क्या है यहाँ पे, वार्प अप है। इलेवन क्या है यहाँ पे, वार्प अप है। और आपके पास 1 2 3 4 5 क्या है आपका, वेफ्ट अप है, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको मानूँ ये हमारा फ्रंट साइड है, क्लोथ की फ्रंट साइड है, कपड़े की आगे वाली साइड है। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इस कपड़े को उल्टा कर दूंगा तो जहाँ जहाँ भी, ध्यान से सुनना बात मेरी, मैं बना के दिखा रहा हूँ 1 2 3 1 2 3, जहाँ जहाँ भी मेरा वार्प अप है तो वहाँ क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और जहाँ वेफ्ट अप है वहाँ वार्प अप हो जाएगा, कुछ ऐसे ये। तो जहाँ जहाँ क्रॉस थे वहाँ वहाँ ब्लैंक हो गए, इट मीन्स वेफ्ट अप हो गया, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में तो वेफ्ट अप ही हो जाएगा ना वार्प अप की जगह। अगर कोई भी चीज़ उल्टी करेंगे, हम इसका अपोजिट करेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो यानी कि कोइंसाइड होगी ये दोनों चीज़ें। मैं कोइंसाइड करके दिखाता हूँ आपको, देखो कोइंसाइड का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक जब मैं रखूँगा तो ओवरलैप हो जाएगी। कैसे ओवरलैप हो जाएगी देखना, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, मतलब थोड़ी सी आपको एक बार विजुअलाइजेशन लगेगा। ये देखो एकदम परफेक्टली कोइंसाइड हो गई है। और इसमें आप ये देख पा रहे हो कि सारे के सारे बॉक्स क्रॉस हो चुके हैं या फिर सारे के सारे बॉक्स खाली हैं, ये भी देख सकते हो आप। क्यों, क्योंकि हमने उल्टी डायरेक्शन जो थी हमारे कपड़े की वो भी उसके ऊपर ही रख दी, तो यानी कि जहाँ खाली था वहाँ भर गया और जहाँ भरा था वहाँ खाली हो गया। तो कोइंसाइड, परफेक्टली कोइंसाइड, ये सबसे अच्छा एग्जांपल दिखाया है मैंने यहाँ पे आपको कि परफेक्टली कोइंसाइड होगी चीज़ें आपकी। तो ये पॉइंट भी आपको ऐसे समझ में आ सकता है, ठीक है। तो अब आपने देखा, जैसे कि मैं एक बार फिर आपको उसको अलग करके दिखा देता हूँ, अगर मतलब लगे तो। अब देखो जैसे ये मैंने किया इसको बड़ा, और यहाँ देखो परफेक्टली कोइंसाइड हो गया, सारे कॉलम्स भर गए। तो इट मीन्स जब आप फ्लोट्स की बात करते हो तो वो वार्प साइड और मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड में वो परफेक्टली कोइंसाइड हो जाएंगे। जो वार्प एंड द वेफ्ट फ्लोट्स ऑन द वन साइड ऑफ द क्लोथ रेस्पेक्टिवली कोइंसाइड विद दी वार्प फ्लोट्स ऑन द अदर साइड, ठीक है। अब इसमें मिनिमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम साइज़ कितनी होती है, 3x3 की साइज़ होती है मिनिमम ट्विल बनाने के लिए। सबसे छोटी जो ट्विल होती है वो 3x3 की होती है, 1 2 3। तो ये देखो सबसे छोटी ट्विल वीव है ये आपकी, ठीक है, सबसे छोटी। तो ये मिनिमम आपको इसकी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। फिर क्या है, फॉर रेगुलर ट्विल्स। अब रेगुलर ट्विल में क्या होता है, EPR इक्वल टू PPR होता है। EPR यानी एंड्स पर रिपीट, एंड्स पर रिपीट्स, और PPR मतलब पिक्स पर रिपीट। तो इसमें नंबर ऑफ रेगुलर ट्विल में क्या होता है, जैसे मान लो 3x3 है, 4x4 है, 5x5 है, तो यानी कि इसमें EPR और PPR बराबर है। देखो एंड वेफ्ट और वार्प की संख्या बराबर है, तो EPR बराबर PPR होता है रेगुलर ट्विल्स में, ठीक है। आगे देखेंगे, दिस डिजाइंस आर यूज टू प्रोड्यूस अ क्लोथ ऑफ ग्रेटर वेट, ये इंपॉर्टेंट है, क्लोजर सेट एंड द बेटर ड्रेपिंग क्वालिटीज एज कम्पेयर टू द प्लेन वीव, ठीक है, ये आप रीड कर सकते हो। अब डेजिग्नेशन एंड द मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्विल वीव्स। इसमें देखो दो तरीके हैं, या तो देखो आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 4x4 का अगर ट्विल बनाने के लिए आपको कोई बोलता है, 4x4 का बनाने के लिए बोले तो क्या करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको भरना है, तो आप कैसे करोगे, तो पहला मेथड क्या है कि आपको अगर मैं बोलूँ 2 अप 2 डाउन ट्विल बनाना है, ठीक है, 2 अप 2 डाउन, तो आप क्या करोगे, 2 अप 2 डाउन, फिर 2 अप 2 डाउन, फिर 2 अप 2 डाउन, फिर 2 अप 2 डाउन, ऐसे करके तो बनाओगे। ये पहला मेथड है कि आप 2 अप 2 डाउन करके बनाए। अब अगर मान लो किसी को जल्दी बनाना है, ठीक है, तो जल्दी कैसे बनाएगा वो, ये देखो एक बार आप क्या करो, सारे पहले डायगनल्स फिल कर दो। ये डायगनल फिल कर दिया आपने, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर वापस एक डायगनल चढ़ा दो और लास्ट वाले एलिमेंट को लास्ट में डाल दो, ये बन गई आपकी ट्विल वीव। तो यही दो मेथड्स इसमें बताए गए हैं, ये रहा, ये दो मेथड्स जो दिए हुए हैं, यही चीज़ है। अनदर कंस्ट्रक्शन मेथड ये जो दिए हुए हैं, ये सेम चीज़ है, ठीक है। अब आप इसको एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे तो ये राइट हैंडेड ट्विल है, लेफ्ट हैंडेड ट्विल है, तो ये भी वही चीज़ है, ये वाला ऊपर आ रहा है और यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो वो बस हम उसको उल्टा सीधा कर रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन पढ़ के जाना कि भाई प्रीडोमिनेंस फेस के लिए बता दिया मैंने, वाप और बैलेंस और वेफ्ट फेस में क्या होता है क्या नहीं होता, तो उसे रीड कर लेना एक बार। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ट्विल, डायरेक्शन ऑफ ट्विल भी बता दिया कि अगर डायगनल हमारी इस तरफ अप्रोच कर रही है तो राइट हैंडेड है, और डायगनल हमारी इस तरफ अप्रोच कर रही है तो लेफ्ट हैंडेड ट्विल है। ठीक है, और देखते हैं एक सेकेंड। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली चीज़ क्लियर होगी कि राइट हैंडेड ट्विल और लेफ्ट हैंडेड ट्विल क्या होती है, बट रीड करना बहुत ज़रूरी है, रीड करना ताकि आप वहाँ पे लिख सको कि भाई क्या क्या चीज़ है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल ऑफ ट्विल, दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला हमारा, कि हमारे मतलब एंगल ऑफ ट्विल क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको अल्फ़ा पता होना चाहिए। अब ये जो अल्फ़ा है ना भैया, ये अल्फ़ा क्या होता है, एंगल बिटवीन द डायगोनल लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या मतलब है समझेंगे। सपोज़ करो हमारी 12 वीव लेते हैं छोटी सी, ये हमारी 12 वीव है, ठीक है। अब इसमें अल्फ़ा क्या होगा वो कैसे पता चलेगा, एक सेकेंड। ये क्या है, मेरा डायगोनल है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ले टीवी जो है एक्सिस, ठीक है, ये रहा। तो इसके बीच का जो एंगल है ना, ये क्या है, अल्फ़ा, ये मेरा एंगल ऑफ ट्विल कहलाता है, यानी कि डायगोनल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच का एंगल को क्या बोलूँगा मैं, अल्फ़ा बोलूँगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है tan अल्फ़ा तो मत पढ़ना क्योंकि फार्मूला वगैरह शायद नहीं आएगा tan अल्फ़ा का, बट हाँ एंगल ऑफ ट्विल सीधा डेफिनेशन आएगी, तो ये लिख के आना कि एंगल ऑफ ट्विल विच इज द डायगोनल लाइन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, अब इसमें आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री पर रेगुलर ट्विल होता है, अल्फ़ा अगर मेरा ग्रेटर देन 45 डिग्री तो स्टीप ट्विल होता है, और अल्फ़ा इज स्मॉलर देन 45 डिग्री तो फ्लैट ट्विल होता है। ये आपके माइंड में एकदम फिट रहना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये एज इट इज़ रीड कर लेना, एज इट इज़ रट लेना। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना है इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिस्टमैटिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेगुलर ट्विल। रेगुलर ट्विल का कंस्ट्रक्शन तो वही है भाई, कैसे हम रेगुलर ट्विल को बनाते हैं, तो ईजी है। ठीक है, ऑन अ 4 थ्रेड्स 1 अप 3 डाउन। अब ये इसमें क्वेश्चन करेंगे एक बार, तब हमको समझ में आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्विल बाय कंबाइनिंग 2 और मोर स्मॉल ट्विल्स। 2 से ज़्यादा स्मॉलर ट्विल्स को मिला के भी हम 12 वीव बना सकते हैं हमारी। ठीक है, तो उसके लिए एक बार एक क्वेश्चन लगाते हैं एक बार, है ना। पहले बात तो ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, एंड यूज़ ऑफ द 12 वीव। सीधा क्वेश्चन आएगा उठ के सीधा, तो आपको ये याद होना चाहिए कि क्यों प्लेन वीव के स्थान पे हम 12 वीव यूज़ कर रहे हैं। डेनिम में, जीन्स में यूज़ होती है, खाकी यूनिफॉर्म में, ड्रिल क्लोथ्स में, ब्लैंकेट्स में, सूटिंग्स में, शर्टिंग्स में, हैंगिंग्स एंड द सॉफ्ट फर्निशिंग में, इतनी ज़्यादा जगह हमारा 12 वीव का यूज़ होता है। बिल्कुल ईजिली याद होना चाहिए, और हैवी वेट फैब्रिक बनाने के काम में आता है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि थोड़ा इजीली हमको समझ में आ जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं एक बार, इसमें हमको कभी कभार क्या क्वेश्चन आता है कि 3 2 1 2, अगर ऐसा लिखा हुआ है सपोज देखो 3 2 1 2, इट मीन्स 3 अप 2 डाउन 1 अप 2 डाउन। यहाँ देखना 3 अप 2 डाउन 1 अप 2 डाउन। ठीक है, फिर क्या होगा हमारा, अब हम यहाँ पे चलेंगे रिवर्स ऑर्डर में। कैसे, एक को आगे बढ़ाते जाएंगे, इट मीन्स इसको खाली करते जाएंगे। तो क्या होगा, 3 अप 2 डाउन 1 अप 2 डाउन, अगेन 3 अप 2 डाउन 1 अप 2 डाउन। ऐसे करते हुए चलते जाएंगे, तब हमारे पास ये वाली वीव हमको मिलेगी 8x8 में, रेगुलर ट्विल है। 6x6 में बोला है 2 अप 1 डाउन 1 अप 2 डाउन। तो क्या हुआ देखो इसमें,
यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, लेफ्ट हैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर एच एंड एल एच लेफ्ट हैंड ट्विल है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो क्या करा, 2 अप 1 डाउन, 1 अप 2 डाउन, ठीक है। फिर सिमिलरली आप ऐसे चल सकते हो, ठीक है। तो इट मीन्स आपका अप्रोच कहाँ कर रहा है, डायगनल, इस डायरेक्शन में डायगनल एक्सिस से तो हम लेफ्ट हैंड ट्विल और राइट हैंड ट्विल बोल पा रहे हैं। तो जब हमारा डायगनल लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है तो लेफ्ट हैंड ट्विल है, जब हमारा डायगनल राइट हैंड साइड अप्रोच कर रहा है तो राइट हैंड ट्विल है। तो आई होप ये ट्विल वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर इसको कंबाइन करके हम इस वाली को भी बना सकते हो। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये राइट हैंड ट्विल है हमारी, ठीक है। जैसे इसमें देखो 4 अप 2 डाउन, 2 अप 1 डाउन, 1 अप 2 डाउन। तो जैसे 4 अप बनाया, फिर 2 डाउन किया, फिर 2 डाउन 2 अप किया, फिर 1 अप 1 डाउन किया, फिर 2 अप डाउन किया। तो ऐसे करके आप बना सकते हो, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। फिर अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट या फिर कुछ भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल बी much more helpful for you. So thank you and have a nice day.